एक बार पुनः बेटा आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए बेटा हम जो अब ये वीडियो लेकर आए हैं 11th क्लास के लिए विशेष है ज्योग्राफी के लिए, समझ में आ गया। और ज्योग्राफी में बेटा हमारा जो पिछला टॉपिक रहा है, समझ में आ गया, उस टॉपिक से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और पिछला टॉपिक क्या रहा है उसकी थोड़ी सी मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि ये चीज़ हमने पढ़ ली है, समझ में आ गया। थोड़ी सी जानकारी देते हुए ना कि जैसे मैंने आपको बताया बेटा भूगोल क्या है, भूगोल का एक सामान्य परिचय हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसके अलावा बात करूं बेटा, मैंने आपको बता दिया कि भूगोल ग्रीक भाषा का शब्द है, भूगोल का अंग्रेजी रूपांतरण ज्योग्राफी होता है और ज्योग्राफी भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें ज्योग्राफी जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और बात करें ग्राफी तो ग्राफी का अर्थ बराबर मैंने कहा था आपको अध्ययन करना होता है। क्या होता है बेटा? अध्ययन करना होता है। तो लगभग मैंने आपको कहा था बेटा कि पृथ्वी का अध्ययन करना ही बराबर क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था बेटा कि परंपरा के आधार पर, काय के आधार पर? परंपरा के आधार पर भूगोल को याद रखना बेटा कितनी दो मुख्य शाखाओं में बांटा गया है, समझ में आ गया। दो मुख्य शाखाएं बराबर, एक तो होती है बेटा भौतिक भूगोल, ठीक है, और भौतिक भूगोल के अलावा एक और होती है बेटा मानव भूगोल। क्लियर? ठीक है। अच्छा, जब दो शाखाएं निकल कर आई गई तो भौतिक भूगोल के जनक कौन है? पोसिडोनियस। और इधर मैंने आपको बताया था कि मानव भूगोल के जनक बराबर कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल, ठीक है। और फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोज्योग्राफी, ठीक है। फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या का नाम, और फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या का नाम है कुमारी सैंपुल ईसी, ठीक है बेटा। और कुमारी सैंपुल ईसी जो शिष्या है किसकी? फ्रेडरिक रेडजेल की, ठीक है। इनकी भी काय का नाम बतलाइए, पुस्तक का नाम बतलाइए। किन की पुस्तक का नाम पूछ रहा हूं मैं अब? ध्यान दीजिएगा दोबारा से कि मैं कह रहा हूं बेटा कि फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या बराबर कुमारी सैंपुल ईसी, और साथ में साथ मैंने एक प्रश्न और बना दिया। क्या बना दिया? कि फ्रेडरिक रेडजेल की जो शिष्या है कुमारी सैंपुल ईसी, इस कुमारी सैंपुल ईसी की पुस्तक का नाम बतलाइए, ठीक है। मैं आपको करा चुका हूं बेटा, इसलिए मैं ब्लैक बोर्ड पर दोबारा से कुछ लिख नहीं रहा हूं, है ना। तो मैंने इनकी पुस्तक का नाम भी मैंने आपको बता दिया है। क्या आया? पुस्तक का नाम थोड़ा बड़ा जरूर है, बताया था मैंने आपको, इन्फ्लुएंसेज ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट, ठीक है ना। तो ये इनकी पुस्तक का नाम है, समझ में आ गया। इन्फ्लुएंसेज ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट, कुमारी सैंपुल ईसी का किसका नाम हो जाता है? पुस्तक का नाम हो जाता है, ठीक है। भूगोल के बारे में सामान्य परिचय बताते हुए मैंने आपको ये भी बता दिया बेटा कि भूगोल के जनक हेकेटियस हैं। इसके अलावा व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है? इरेटोस्थनीज। कौन है बेटा? इरेटोस्थनीज। क्लियर? इसके अलावा आधुनिक भूगोल के जनक कौन है? अलेक्जेंडर बॉन हेम्बोल्ट। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया कि आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता, ठीक है बेटा, कि आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता की संज्ञा किसे दी जाती है? कार्ल रिटर को दी जाती है। तो बेटा जितने भी वीडियो मैंने बैक में निकाले हुए हैं उन सभी वीडियो का होमवर्क आपके पास में पूरा होना चाहिए, समझ में आ गया। बिल्कुल होमवर्क आपको जितने भी वीडियो आपकी सब्जेक्ट के लिए निकाल दिए गए हैं, समझ में आ गया, तो उन सारी सब्जेक्टों का होमवर्क आपकी जो बेटा नोटबुक है कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ताकि जब भी बेटा आप यहाँ विद्यालय पधारें, यानी कि ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हों, तो अपन वहीं से स्टार्ट करें जहाँ तक अपन ने ऑनलाइन में आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। अब देखिए बेटा उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि भारत का सबसे पहले रेखा मानचित्र कब और किसने बनाया, ये भी बता दिया। तो भारत का सबसे पहले रेखा मानचित्र 1752 में किसने बनाया था? एन विले ने। किसने बनाया था? एन विले ने, समझ में आ गया। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? मार्टिन बहेम। कौन है बेटा? मार्टिन बहेम। क्लियर? इसके अलावा मैंने आपको आगे और बताया, क्या बताया? कि भारत को, ध्यान से सुनिएगा ना, और भारत को विश्व के रेखा मानचित्र पर सबसे पहले किसने दर्शाया? ठीक है बेटा, तो भारत को विश्व के रेखा मानचित्र पर सबसे पहले दर्शाने वाले विद्वान कौन थे? टॉलमी। कौन थे बेटा? टॉलमी, ठीक है। और याद रखिएगा बेटा कि काय के आधार पर? मापक के आधार पर। काय के आधार पर? मापक के आधार पर सबसे पहले विश्व का रेखा मानचित्र कब और किसने बनाया? यहां आंसर आएगा एनेक्जीमेंडर, है ना। थोड़े विदेशी नाम हैं, सुनने में हमें अटपटा लगेगा, लेकिन हमें यह आंसर याद रखने हैं, समझ में आ गया। तो काय का मानचित्र? विश्व का मानचित्र। और काय के आधार पर? मापक के आधार पर सबसे पहले किसने बनाया? तो इसका आंसर बराबर क्या आएगा? एनेक्जीमेंडर। क्या आएगा बेटा? एनेक्जीमेंडर। कोई दिक्कत यहां तक?
ठीक है। तो ये एक तरह से मैंने आपको एक सामान्य परिचय बता दिया है ना। और इसी क्रम में कुछ प्रश्न और हम जोड़ने वाले हैं, समझ में आ गया, कुछ प्रश्न और ऐड करेंगे अपनी तरफ से, है ना। उसके बाद में अपनी जो 2 बुक्स हैं, समझ में आ गया, मैंने बताया था ना आपको 11th क्लास के अंदर, है ना, पूरी जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए। 11th क्लास के अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा कि हमारी 2 पार्ट चलेंगे ज्योग्राफी के अंदर, है ना। कितने पार्ट चलेंगे? 2 पार्ट चलते हैं, समझ में आ गया। जिसमें से कहेंगे तो बेटा 2 किताबें चलती हैं आपकी, है ना, खंड ए खंड व, ठीक है। और खंड ए या कहूँ तो बेटा जो आपका पार्ट 1 है, समझ में आ गया, जो आपका पार्ट 1 है इसका नाम है बेटा भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। मैंने बता दिया वैसे आपको ये, है ना, फिर भी एक बार फिर बता रहा हूँ ना बेटा, भौतिक भूगोल के कौन से सिद्धांत? मूल सिद्धांत, ठीक है। ये तो है बेटा अपनी पहली वाली जो बुक है उसका नाम, ठीक है ना, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें हम भूगोल को पढ़ेंगे, भूगोल का अध्ययन क्षेत्र, भूगोल का प्रकृति क्षेत्र, भूगोल का विषय क्षेत्र, समझ में आ गया। इसके अलावा इन्हीं के अंदर, इस वाली किताब के अंदर ही हम ज़्यादातर पढ़ेंगे बेटा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की बनावट, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति, ज्वार भाटा, प्रवाल भित्ति, महासागरीय धाराएं, समझ में आ गया, भूकंप, ज्वालामुखी आदि, ज्वार भाटे, इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो है याद रखना बेटा यहाँ इस वाली किताब में आएगा, समझ में आ गया। कौन सी वाली किताब में? कि भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद में दूसरी किताब है बेटा आपका भारत, और भारत के अलावा यहाँ आगे निकालना बेटा भारत भौतिक पर्यावरण, भारत भौतिक पर्यावरण, ये आपकी सेकंड ज्योग्राफी है, समझ में आ गया। कौन सी ज्योग्राफी है बेटा? सेकंड ज्योग्राफी है, ठीक है ना। तो ये तो आपको जानकारी हो जानी चाहिए, है ना, कि 11th क्लास में ज्योग्राफी 2 भागों में बांट दिया। एक तो एक किताब का नाम तो क्या हो गया बेटा आपका कि भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और दूसरी वाली जो आपकी किताब है, समझ में आ गया, भारत भौतिक पर्यावरण, समझ में आ गया, जो NCERT के तहत आपका सिलेबस रखा गया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। अच्छा जी, तो अपने जो प्रश्न है बेटा उन्हीं प्रश्नों को अपन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखना बेटा, तो मैंने आपको बेटा उस दिन बताया था कि भारत की खोज कब और किसने की, एक प्रश्न बताया था मैंने आपको, है ना। तो भारत की खोज कब और किसने की, सभी ध्यान से देखें बेटा, है ना, ब्लैक बोर्ड की ओर बना लीजिए प्रश्न भले ही आप भी, कि भारत की खोज, भारत की खोज कब और किसने की, और मैंने आपको इसका आंसर बता भी रखा बेटा, है ना। तो भारत की खोज कब और किसने की, है ना, सन 1498 में, ठीक है बेटा, सन 1498 में, याद रखना बेटा, एक यात्री थे, है ना, और पुर्तगाली यात्री थे। कौन थे? पुर्तगाली यात्री, जिनका नाम है वास्को डी गामा। कौन थे बेटा? वास्को डी गामा, समझ में आ गया। तो पुर्तगाली यात्री जिनका नाम याद रखना पड़ेगा आपको, क्या आएगा बेटा? वास्को डी गामा, समझ में आ गया, जिनके द्वारा याद रखना बेटा सन कब 1498 में भारत की क्या की गई? खोज की गई। कोई दिक्कत? चलो आगे। तो पहले प्रश्न कवर करना बेटा। प्रश्न क्या लिखा था मैंने आपको कि भारत की खोज कब और, भारत की खोज कब और किसने की, ठीक है, या किसके द्वारा की गई। प्रश्न को कैसे भी बना लीजिए आप, बनेगा प्रश्न ही, ठीक है। देखिएगा बेटा आंसर, तो भारत की खोज लिख देना बेटा सन 1498 में पुर्तगाली यात्री, पुर्तगाली यात्री, नाम लिखना बेटा उनका क्या आएगा? वास्को डी गामा। क्या आएगा बेटा? वास्को डी गामा, नाम भी लिख देना उनका ना, वास्को, हल्का सा डैश लगा देना, फिर डी के बाद में फिर हल्का सा डैश लगा देना और लिख देना गामा, वास्को डी गामा, ठीक है। तो वास्को डी गामा के द्वारा की गई, कब? 1498 में, ठीक है ना। अब यहीं पर एक सेम प्रश्न और बना रहा हूं मैं आपको, है ना, थोड़ी सी वर्ल्ड की जानकारी और आ जाती है यहाँ पे ना, कि इसी 1498 में, समझ में आ गया, इसी 1498 में दक्षिणी अमेरिका की भी क्या की गई? खोज की गई, ठीक है, सन 1498 में ही, समझ में आ गया। और किसके द्वारा की गई? उनका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस, समझ में आ गया, क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। तो यहाँ मैं अगला प्रश्न यही बनाऊंगा जो मैंने आपको अभी बोला है, समझ में आ गया। तो क्या प्रश्न बनाओगे बेटा कि दक्षिणी अमेरिका की खोज कब और किसके द्वारा की गई, है ना। इसके अलावा इसके जस्ट बाद मैं आपको जो अगला प्रश्न बताऊंगा वो प्रश्न मैं आपको पहले ही बता देता हूं। प्रश्न क्या आएगा बेटा कि चीन की खोज, भारत का पड़ोसी देश निकल के आता है चीन, आता है, चीन की राजधानी बराबर बीजिंग, ठीक है। और चीन की खोज कब और किसके द्वारा की गई? तो चीन की खोज जो है 1271 में, 1271 में किसके द्वारा की गई? इनका नाम है बेटा मार्को पोलो, मार्को पोलो, ठीक है। कहां से हैं? इटली से हैं। कहां से हैं?
इटली से। कोई दिक्कत? ठीक है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रश्न को आपको बखूबी आपको मैं बता रहा हूं कि ये प्रश्न है और इसका आंसर ये है, तो आपको कोई भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए, है ना बेटा। तो क्या प्रश्न बनाया मैंने आपको कि चीन की खोज भी कब और किसके द्वारा की गई? तो चीन की खोज बेटा आंसर निकालिए, है ना। तो चीन की खोज 1271 में, याद रखना बेटा, मार्को पोलो, समझ में आ गया, मार्को पोलो नामक व्यक्ति के द्वारा, याद रखना बेटा, कब, समझ में आ गया, 1271 में। और मार्को पोलो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से इनका संबंध है? इटली से, समझ में आ गया, कहाँ से बेटा? इटली से। कोई दिक्कत? इसके बाद में 2 देश और हैं, समझ में आ गया। अरे भैया हमने हमारे भारत का तो जान लिया, पता लग गया हमें, ठीक है, लेकिन 2 देश और हैं जिनकी भी मैं आपको यहाँ जानकारी प्रस्तुत करना चाहूँगा बेटा। कि प्रश्न ये है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, समझ में आ गया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन दोनों देशों की खोज भी कब और किसके द्वारा की गई? ठीक है, तो कौन कौन से देश बेटा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन दोनों की खोज भी 1642 में, कब बेटा? 1642 में, याद रखिएगा बेटा, किसके द्वारा की गई? एक यात्री हैं जिनका नाम है तस्मान। क्या नाम है? तस्मान, मैं लिख दूंगा, तस्मान, जो कि कहाँ से हैं? नीदरलैंड से हैं। कहाँ से हैं? नीदरलैंड से हैं, समझ में आ गया। तो किसकी खोज निकाली बेटा? कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज 1642 में, याद रखिएगा बेटा, किसके द्वारा की गई? तस्मान के द्वारा की गई, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब प्रश्न बनाते हैं अपना ना। तो वास्को डी गामा आ गया, आगे देखना बेटा, चीन की खोज बना देना प्रश्न अपना। चीन की खोज, चीन की खोज 1271 में, कब बेटा? 1271 में। लिखना बेटा किनके द्वारा? मार्को पोलो, मार्को पोलो, मार्को पोलो इटली, कोष्टक में लिख देना बेटा इटली, मार्को पोलो इटली, यानी कि इनका संबंध कहाँ से है? इटली से, मार्को पोलो का, ठीक है ना। और मार्को पोलो इटली द्वारा की गई, मार्को पोलो इटली द्वारा की गई। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों कि मैंने यही प्रश्न बना दिया और यही इसका आंसर बना दिया, इसी के अंदर ही, है ना। तो चीन की खोज कब और किसके द्वारा की गई? ध्यान से पढ़ोगे तो इसी में ही आपको आंसर चमक में आ जाएगा, है ना। आंसर जो है क्या बन जाएगा कि चीन की खोज 1271 में मार्को पोलो, ठीक है, और इटली से रहने वाले हैं और इनके द्वारा जो है चीन की खोज की गई, ठीक है। इसी क्रम में देखना बेटा, अगला क्वेश्चन बनाते हैं अपन। मैंने बताया था बेटा आपको दक्षिणी अमेरिका के बारे में, किसके बारे में? दक्षिणी अमेरिका के बारे में। और याद रखना बेटा, दक्षिणी अमेरिका की खोज भी, समझ में आ गया, किसकी खोज भी? दक्षिणी अमेरिका की खोज भी, लिख देना आगे बेटा, दक्षिणी अमेरिका की खोज, दक्षिणी अमेरिका की खोज, याद रखना वही भारत की तरह, कब? सन कब बेटा? सन 1498 में, समझ में आ गया, सन कब बेटा? 1498 में। निकाल देना बेटा, क्रिस्टोफर, कौन आ जाएगा बेटा? क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा, क्रिस्टोफर किसके द्वारा? क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा की गई, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की गई, ठीक है। तो दक्षिणी अमेरिका की खोज भी यहाँ निकल कर आ गई, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद में अगला प्रश्न हमें निकालना है बेटा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों की निकालनी है हमें ना। तो ऑस्ट्रेलिया अगला क्वेश्चन, और आंसर भी इसी में है और प्रश्न भी इसी में ही है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन बनाना बेटा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड देशों की खोज, देशों की खोज सन 1642 में, कब? सन 1642 में। देखना बेटा, खोजकर्ता कौन थे? तस्मान, लिख दिया मैंने आपको यहाँ ना। तो खोजकर्ता बराबर कौन? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों देशों की खोज, याद रखना बेटा, सन 1642 में तस्मान, लिख देना बेटा, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड के द्वारा की गई, तस्मान, ये जरूर याद रखना है ना बेटा कि दोनों देशों की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तस्मान। क्या था बेटा? तस्मान। कि दोनों देश कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन दोनों देशों की खोज करने वाले बराबर कौन थे? तस्मान थे, ठीक है। और तस्मान कहाँ से बिलोंग करते हैं? नीदरलैंड से। कहाँ से बेटा? नीदरलैंड से, समझ में आ गया। तो आंसर पूरा लिख देना बेटा, अब यहाँ से आ गया ना कि सन 1642 में तस्मान नीदरलैंड के द्वारा की गई,
इन सभी चारों प्रश्नों को उतार लीजिए बेटा ना, कि एक तो भारत की खोज कब और किसके द्वारा की गई, पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा, जिसके द्वारा 1498 में की गई। ऐसे ही 1498 में याद रखना बेटा दक्षिणी अमेरिका की खोज भी किसके द्वारा, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की गई, आ जाएगा। और चीन की खोज 1271 में, चीन की खोज कब, चीन की खोज भी 1271 में मार्को पोलो किसके द्वारा की गई, इटली के द्वारा की गई। और ऐसे ही यहाँ मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बनाया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड जैसे देशों की खोज भी याद रखना बेटा सन 1642 में, कब, सन 1642 में किसके द्वारा की गई, निकाली बेटा तस्मान, और तस्मान नामक व्यक्ति जो कि कहाँ से हैं, नीदरलैंड से हैं, समझ में आ गया, के द्वारा की गई। ठीक है, अब देखिए बेटा अगला प्रश्न कि ये तो है बेटा लगभग भारत, क्या है बेटा, भारत, ठीक है, और ये हो गया हमारा राजस्थान, ठीक है, ये भारत है, क्या है बेटा, ये भारत, ठीक है। और भारत की इधर देखना बेटा, इधर भारत के इधर पड़ोसी देश लगता है चीन, क्या लगता है, चीन। और भारत के इधर याद रखना बेटा पड़ोसी देश जो कि आप सभी जानते हैं निकल जाएगा पाकिस्तान, क्या आ गया, पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ मैं प्रश्न अगले ये बनाने जा रहा हूँ बेटा कि भारत की याद रखना बेटा भारत की चीन के साथ, समझ में आ गया, भारत की चीन के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को, है ना, याद रखना बेटा काई के नाम से जाना जाता है, मैकमोहन, नाम लिख दिया मैंने आपको यहाँ, है ना, मैकमोहन सीमा रेखा, ठीक है बेटा, मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है, जिस सीमा का निर्धारण याद रखना बेटा कब, 1914 में, समझ में आ गया। तो भारत और चीन के बीच में याद रखना बेटा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है, और इस सीमा का निर्धारण कब, 1914 में याद रखना बेटा सर मैकमोहन, किसके द्वारा, सर मैकमोहन, इस सीमा का निर्धारण करने वाले अधिकारी ब्रिटेन के थे, समझ में आ गया, कहाँ के थे बेटा, ब्रिटेन के, और उनका नाम क्या है, सर मैकमोहन, कौन थे बेटा, सर मैकमोहन, क्लियर। तो भारत और चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे किस नाम से जाना जाता है, याद रखना बेटा मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा आगे देखना बेटा कि भारत और अगली सीमा बना हुआ भारत और किसके बीच, पाकिस्तान के बीच, समझ में आ गया। और भारत और पाकिस्तान के बीच में याद रखना बेटा जो सीमा रेखा है उसे याद रखना बेटा रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन, समझ में आ गया। तो भारत और किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे याद रखना बेटा किस नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। और इस सीमा का निर्धारण याद रखना बेटा 15 अगस्त 1900 बराबर कब किया गया, 47 को किया गया, ठीक है। तो दो मुल्क कौन कौन से, भारत और पाकिस्तान, इन दोनों देशों के बीच में लगने वाली जो आपकी बेटा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर निकालना बेटा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में लगने वाली सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। और इस सीमा का निर्धारण भी याद रखना बेटा कब किया गया था, जब भारत और पाकिस्तान का लगभग बंटवारा हो गया था, समझ में आ गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत जो है क्या हो गया था बेटा, आज़ाद हो गया था, आज़ादी मिल गई थी हमें, है ना। और भारत का लगभग कितने टुकड़ों में, 2 टुकड़ों में क्या हो गया था, विभाजन हो गया था, समझ में आ गया। एक तरफ बन गया पाकिस्तान और एक तरफ हमारा देश, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि रेड क्लिफ लाइन जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा लगती है उसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। और रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण बराबर क्या जाएगा बेटा, 15 अगस्त 1947 को याद रखना बेटा इसे नामकरण दिया गया, रेड क्लिफ लाइन का नाम दिया गया, ठीक है। अच्छा बेटा अगला देखना, विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री, जीके का प्रश्न भी बन जाता है ना, जीके का प्रश्न भी बन जाता है। तो विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री, समझ में आ गया। और विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री है बेटा, उनका नाम है यूरी गागरिन, यूरी गागरिन, मैं लिखा दूंगा आपको, है ना। इसके बाद में अगला प्रश्न बना रहा हूं बेटा कि चंद्रमा पर, समझ में आ गया। और चंद्रमा पर जाने वाला याद रखना बेटा प्रथम अंतरिक्ष यात्री, चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री, ठीक है बेटा, चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री, ठीक है बेटा। तो बराबर आएगा नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, चंद्रमा पर जाने वाला वर्ल्ड के अंदर पहला व्यक्ति, समझ में आ गया। इसका नाम मैंने आपको बता दिया, क्या जाएगा, नील
आर्मस्ट्रांग। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर ऐसे कह दूं कि हमारे देश से या भारत देश से, समझ में आ गया, हमारे भारत देश से कहाँ की ओर जाने वाला, भारत से याद रखना बेटा, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति बराबर आएगा राकेश शर्मा। कौन आएगा? राकेश शर्मा। ठीक है, और अगला प्रश्न आपको मैं बताऊं बेटा, है ना, इसरो की स्थापना, काय की स्थापना? इसरो। समझ में आ गया? और इसरो की स्थापना कब की गई? 1962 में की गई। और इस इसरो का मुख्यालय बराबर कहाँ पे है? कर्नाटक की राजधानी या कर्नाटक के शहर बराबर बेंगलुरु में है। समझ में आ गया? तो ये प्रश्न जो मैंने आपको बोलकर बताए दोबारा से सुनना बेटा, हैं क्या क्या बना है बेटा, कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा लगती है उसे काय के नाम से जाना जाता है? मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। इस सीमा का निर्धारण याद रखना बेटा 1914 में सर मैकमोहन जो कि ब्रिटेन से हैं, इनके द्वारा याद रखना बेटा इस सीमा का निर्धारण किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा लगती है उसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा लगती है उस सीमा की लंबाई भी याद रखना बेटा, टोटल लंबाई कितनी है मैं आपको बता दूं, 3310 किलोमीटर। कितनी है बेटा? 3310 किलोमीटर। ठीक है ना, और इस 3310 किलोमीटर में से अकेले 1070 किलोमीटर, समझ में आ गया, 3310 किलोमीटर लंबी जो सीमा रेखा है भारत की, याद रखना बेटा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। लेकिन इतने किलोमीटर के लिए, कितने किलोमीटर के लिए? 1070 किलोमीटर के लिए याद रखना बेटा जो सीमा बनाता है वो हमारा राजस्थान राज्य बनाता है। ठीक है ना, तो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। ठीक है बेटा, तो प्रश्न से प्रश्न बन जाता है, इनको मिस मत किया करो प्रश्नों को, है ना, अतिरिक्त कहीं कोई प्रश्न चला जाता है तो ये आपके भले के लिए ही है। समझ में आ गया? आप जब आगे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगी या भविष्य में याद रखना बेटा कंपटीशन एग्जाम देने जाओगे तो यही प्रश्न जो है लगभग क्या बन जाते हैं? आपकी जीके के प्रश्न बन जाते हैं। तो इनको उतारा करो बराबर, कहीं भी कोई भी प्रश्न आपको जैसे करा दिया जाता है, समझ में आ गया, तो उनको उतार लिया करो, है ना बेटा। देखिए, तो रेड क्लिफ लाइन जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया। इसके अलावा मैंने आपको अगला प्रश्न बताया बेटा कि विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? बोलिए, विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री बराबर कौन था बेटा? यूरी गागरिन। ठीक है, और चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति बराबर, चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति बराबर नील आर्मस्ट्रांग, और भारत से जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री बराबर राकेश शर्मा। ठीक है, और इसरो की स्थापना बराबर कब की गई? बोलो, इसरो की स्थापना बराबर 1962 में की गई। और इसरो का मुख्यालय बराबर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। कहाँ पे है बेटा? बेंगलुरु में है। ठीक है, अब देखिए उतारो आप, अगला प्रश्न बनाकर उतारिए बेटा, है ना, क्या उतारना है ध्यान दीजिएगा। ये रहा, भारत एवं चीन, भारत एवं चीन के मध्य सीमा रेखा को, भारत एवं चीन के मध्य सीमा रेखा को लिख देना बेटा मैकमोहन सीमा रेखा, मैकमोहन सीमा रेखा, मैकमोहन सीमा रेखा कहा जाता है, जिसका निर्धारण 1914 में, जिसका निर्धारण कब? 1914 में, 1914 में। आगे लिखना बेटा किसके द्वारा? सर मैकमोहन द्वारा। सर किनके द्वारा? सर मैकमोहन ब्रिटेन द्वारा। ठीक है, सर मैकमोहन का संबंध ब्रिटेन से। ठीक है ना, और सर मैकमोहन ब्रिटेन द्वारा किया गया। ठीक है, अगली बात में हमें लिखनी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य काय को बेटा? सीमा रेखा को लिख देना रेड क्लिफ लाइन। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन जिसका निर्धारण, आगे लिखना बेटा, जिसका निर्धारण
कब किया गया बोलो, जिसका निर्धारण 15 अगस्त बता दिया मैंने आपको पहले है ना, 15 अगस्त कब किया गया 1947 को किया गया, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न लिखना बेटा, विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री, विश्व का प्रथम अंतरिक्ष समझ में आ गया, विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री बराबर लिख देना बेटा यूरी गागरिन। उतारो आंसर। तो विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री बराबर कौन हो जाएगा बेटा, यूरी गागरिन। ठीक है, उसके बाद में अगला लिखना, चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री, चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री, चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री। तो यहाँ निकालना बेटा नील आर्मस्ट्रांग लिख दिया मैंने, यहाँ देख लेना ना। तो चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री बराबर लिख देना बेटा नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, अगला लिखना बेटा भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री। ठीक है बेटा, क्या लिखोगी, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री बराबर यहाँ आंसर लिखना बेटा क्या आएगा, राकेश शर्मा। आंसर लिखना बेटा क्या आएगा, राकेश शर्मा। ठीक है, तो भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री, ठीक है ना, तो भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री बराबर लिखना बेटा राकेश शर्मा। ठीक है, इसके बाद में इसी क्रम में प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं ना बेटा, और प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं और लिखना बेटा इसरो की स्थापना, किसकी स्थापना, इसरो की स्थापना। ठीक है ना, इसरो काय की स्थापना, इसरो की स्थापना। ठीक है ना, देखिए बेटा इसरो की स्थापना। ठीक है बेटा, काय की स्थापना, इसरो की स्थापना बराबर सीधा ही लिख दो बेटा कब की गई, 1962 में। ठीक है, और यहीं लिख देना बेटा साइड में मुख्यालय, क्या लिख देना बेटा, मुख्यालय, और मुख्यालय भी कोष्टक में लिख देना बेटा बेंगलुरु, क्या लिख देना, बेंगलुरु। ठीक है, तो इसरो है ना, इसरो की स्थापना 1962 में, और इसका मुख्यालय बराबर कहाँ पे है, समझ में आ गया, बेंगलुरु में। कहाँ पे है बेटा, बेंगलुरु में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, और यहाँ तक मैंने आपको जो भी प्रश्न कराए हैं इन सभी प्रश्नों का आपसे रिक्वेस्ट है बेटा मेरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और फिर आराम से उतारते रहना, ले लीजिए। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा, है ना। ठीक है, देखना बेटा, अब ये तो हो गया बेटा भूगोल का आपका एक सामान्य परिचय। ठीक है, भूगोल का आपका बराबर एक क्या हो गया बेटा, सामान्य परिचय। ठीक है, अब ध्यान देखना बेटा ना, भूगोल का सामान्य परिचय क्लियर होने के बाद में अब मैं आपका देखना बेटा जो सिलेबस है, सिलेबस स्टार्ट करता हूँ। सिलेबस में जो आपका याद रखना बेटा खंड व पार्ट 2, समझ में आ गया, जो किताब आपकी दूसरी है, समझ में आ गया, खंड व है, समझ में आ गया, इसका नाम है भारत भौतिक पर्यावरण। ठीक है, ये किताब मैं आपकी आज से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, समझ में आ गया, आज से ही क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, समझ में आ गया, जिसमें याद रखना बेटा टोटल आपकी 7 लेसन है, यानी कि इस वाली खंड में आपके टोटल लगभग कितने लेसन हैं, 7 चैप्टर हैं, 7 लेसन हैं, जिसमें से पहले वाली लेसन का नाम क्या है, समझ में आ गया, खंड ब से, और खंड ब का नाम क्या है, भारत भौतिक पर्यावरण। ठीक है, और खंड ब में पहले चैप्टर का नाम है भारत। ठीक है, भारत, भारत का आकार, भारत की स्थिति, समझ में आ गया, और भारत के पड़ोसी देश, भारत, भारत का आकार, भारत की स्थिति और भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, देखना बेटा मैं मिटा रहा हूं यहां से, है ना। तो सबसे पहले भले ही आप अगर प्रश्न लिखना चाहें तो लिख देना बेटा कि भारत का आकार कैसा है, भारत का आकार कैसा है। ठीक है,
तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा कि हमारा देश जो है, समझ में आ गया, हमारा भारत देश जो है, याद रखना बेटा, इसका आकार पतंगाकार है। कैसा है बेटा? पतंगाकार है। पतंगाकार, जैसे पतंग में 4 कोण नजर आते कि नहीं आते हैं? पतंग देखी कि नहीं देखी है? देखी है, समझ में आ गया, सभी ने देखी है। इसमें तो हमारे यहाँ तो इतना वर्चस्व नहीं है पतंग उड़ाने का, लेकिन जयपुर जैसे शहर में चले जाइए आप और मकर संक्रांति का सा पर्व हो तो आपको, है ना, आसमान जो है बिल्कुल पतंगों से ही भरा हुआ नजर आता है। आता है तो पतंगाकार 4 कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं? 4 कोण बनते हैं, समझ में आ गया। और 4 कोण में पतंगाकार ये हो गया ना, ये हो गया पतंगाकार, हो गया। कितने कोण हो गए? 4 कोण। कितने हो गए? 4 कोण। भारत की आकृति में ये आकृति बनती है, समझ में आ गया, चतुष्कोणीय। क्या भी कहलाएगी? चतुष्कोणीय। ठीक है, तो भारत का आकार कैसा है? पतंगाकार भी है और चतुष्कोणीय भी है। ध्यान से देखना बेटा, आप सभी का ध्यान इधर चाहूँगा बेटा, ब्लैक बोर्ड की ओर, है ना। जैसे मैं आपको बेटा इंडिया का मैप बना दिया हूँ ना बेटा, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे, है ना, इंडिया का मैप आपको बना देता हूँ और बना करके आपको थोड़ा सा मैं यहाँ जो प्रश्न चलेंगे अपने उनको समझाने का यहाँ मैं आपको प्रयास करूँगा। ठीक है बेटा, क्या बनाते हुए? इंडिया का मैप या मानचित्र बनाते हुए। ठीक है ना, देखिए बेटा, है ना, जैसा भी बन जाए केवल हमें समझना जरूर है ना बेटा। तो भारत की आकृति बेटा देखना, उत्तर से इधर पश्चिम, पश्चिम से इधर दक्षिण, दक्षिण से इधर पूर्व, पूर्व को फिर दोबारा उत्तर में, है ना, मिला दिया। उत्तर को पश्चिम से, पश्चिम को यहाँ दक्षिण से, दक्षिण को पूरब से और पूरब को कहीं से, समझ में आ गया, कहीं से मिला दिया, दोबारा से उत्तर दिशा से मिला दिया। ठीक है, तो भारत के अंदर देखना बेटा, ये एक तरह से आकृति जो बनकर आई है, कैसी आकृति बनकर आई है ना, समझ में आ गया, कैसी आकृति बनकर आई है? चतुष्कोणीय। ठीक है, या भारत की आकृति, यही आकृति दूर से देखने पर हमें कैसी लगती है? पतंगाकार लगती है, समझ में आ गया। तो भारत की आकृति कैसी है? ठीक है बेटा, भारत की आकृति कैसी है? प्रश्न बना दीजिए, आपने बना भी दिया होगा बेटा, ना। तो देखना बेटा, चैप्टर स्टार्ट हो गया है, मैं आपको बता दूं बेटा, चैप्टर आपका लिख देना यहाँ पे, भले ही सभी ध्यान से सुन लेना बेटा। लेसन 1 और याद रखिएगा बेटा, खंड व, ये जरूर याद रखना। ठीक है ना, खंड व। अब तक तो हमारा भूगोल का सामान्य परिचय क्लियर हो गया। क्लास 11th ज्योग्राफी लेसन 1 खंड व। ठीक है, और पाठ का नाम भी लिख देना बेटा, भारत, भारत आकार। ठीक है, भारत आकार। उसके बाद में इसी में आ जाएगा चैप्टर में, भारत की स्थिति क्या है, यानी कि भारत का अक्षांशीय और कौन सा विस्तार बतलाइए? देशांतरी विस्तार बतलाइए। भारत का आकार, स्थिति, विस्तार एवं आगे लिख देना बेटा, दिख रहा है अभी, है ना, एवं पड़ोसी देश। एवं कौन से देश? एवं पड़ोसी देश। ये आपका खंड व में पहला जो चैप्टर है उसका नाम है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला प्रश्न लिखिए बेटा, यहाँ क्या लिखोगे कि भारत की आकृति बताइए। भारत की आकृति, भारत की आकृति बताइए। ठीक है, भारत की आकृति बताइए। ठीक है, तो भारत की आकृति लिखना बेटा, पतंगाकार, पतंगाकार ऑब्लिक चतुष्कोणीय। भारत की आकृति बराबर लिख देना बेटा, दोनों ही, है ना, पतंगाकार भी और कैसी भी है? चतुष्कोणीय है। समझ में आ गया। तो भारत की आकृति बतलाइए, तो आंसर हो जाता है बेटा पतंगाकार, या कहें तो बेटा क्या? चतुष्कोणीय है। तो भारत की आकृति आपने सबसे पहले इस लेसन के अंदर निकाल दिया, पहला प्रश्न। ठीक है, तो भारत की आकृति बराबर कैसी होगी बेटा? कि भारत की आकृति बराबर पतंगाकार या चतुष्कोणीय है। ठीक है बेटा, अगर मैं यहाँ बात राजस्थान की भी कर दूँ, समझ में आ गया कि राजस्थान की आकृति कैसी है ना, भारत के अंदर, और भारत के याद रखना बेटा कौन सी दिशा में? भारत के उत्तर पश्चिम में। भारत के कौन से बेटा? भारत की दिशा याद रखना, भारत के उत्तर पश्चिम में। ठीक है,
भारत के उत्तर पश्चिम, और भारत के उत्तर पश्चिम में याद रखना बेटा कौन सा राज्य स्थित है? अरे राजस्थान राज्य स्थित है। समझ में आ गया? यह वही राज्य है जिस राज्य का क्या कहते हो बेटा? राजस्थान राज्य है ना। और राजस्थान का जो इतिहास है उस इतिहास के पितामह किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। समझ में आ गया? कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। और ये कर्नल जेम्स टॉड वही हैं जिन्होंने, समझ में आ गया, राजस्थान की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर, जिसको क्या कहा है? संतों का शिखर कहा है। समझ में आ गया? और कर्नल जेम्स टॉड जिन्हें राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है, पिता कहा जाता है, इन्हें कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक का नाम है, क्या नाम है बेटा? द एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। समझ में आ गया? द एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। समझ में आ गया? एक और इनकी पुस्तक का नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न। समझ में आ गया? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। समझ में आ गया? पुस्तक का नाम सुन रहे हो ना, है ना? लिख लेना, भले लिखना चाहो तो, है ना। तो कर्नल जेम्स टॉड की 2 पुस्तकें बताई मैंने आपको, कौन कौन सी? कि एक तो बताया द एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। समझ में आ गया? और कर्नल जेम्स टॉड की दूसरी पुस्तक का नाम है, जिसका नाम है बेटा कि द सेंट्रल, ठीक है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न। समझ में आ गया? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न। समझ में आ गया? राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये इनकी दूसरी पुस्तक का नाम है। ठीक है बेटा? तो कर्नल जेम्स टॉड जिन्हें राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है, ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम में याद रखना बेटा कौन सा राज्य निकल के आता है? राजस्थान। और राजस्थान की भी बराबर क्या बतलाइए? आकृति बतलाइए। तो राजस्थान की आकृति बराबर कैसी है? विषम चतुष्कोणीय, विषम चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय नहीं, विषम चतुष्कोणीय। और राजस्थान की आकृति याद रखना बेटा कैसी है? विषम चतुष्कोणीय है। राजस्थान की आकृति कैसी है बेटा? विषम चतुष्कोणीय है। ये कहने वाला कि राजस्थान की आकृति कैसी है? बोलो कि राजस्थान की आकृति विषम चतुष्कोणीय है, यह कहने वाला बराबर कौन था? T.H. हैंडले। उस विद्वान का नाम बतलाइए जिन्होंने राजस्थान की आकृति को कैसा बतलाया? विषम चतुष्कोणीय बतलाया। तो उन विद्वान का नाम बराबर क्या निकलेगा? T.H. हैंडले। समझ में आ गया? T.H. हैंडले आ गया। तो यहां आ जाइए बेटा दोबारा से कि भारत की आकृति बतलाइए बराबर पतंगाकार या कैसी बेटा? चतुष्कोणीय है। ठीक है? अब देखिए बेटा अगला प्रश्न है ना कि भारत की इधर देखना बेटा, भारत की उत्तर से दक्षिण, ठीक है, यहां उत्तर हो जाता है और भारत के इधर बराबर क्या हो जाता है? दक्षिण हो जाता है। और भारत के इधर पूर्व दिशा और भारत के इधर बराबर कौन सी दिशा हो जाती है? पश्चिम दिशा हो जाती है। ठीक है? तो अगला प्रश्न हम जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो प्रश्न ये है कि भारत की उत्तर से दक्षिण, समझ में आ गया? भारत की उत्तर से दक्षिण एवं पूरब से पश्चिम की ओर बराबर क्या बतलाइए? लंबाई बतलाइए। यानी कि भारत उत्तर से दक्षिण की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर कितने किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ठीक है? तो अगला प्रश्न लिखना बेटा, भारत की उत्तर से दक्षिण एवं पूरब से पश्चिम की ओर, लिखना प्रश्न को पूरा बेटा कि भारत की उत्तर से दक्षिण एवं पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई बतलाइए। पूरब से पश्चिम की ओर आगे लिखना बेटा क्या बतलाइए? लंबाई बताइए। ठीक है? तो देखिए बेटा, भारत की उत्तर से दक्षिण की ओर, भारत की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई तो है ये जो मैंने आपको यहाँ लिख दिया है ना बेटा, कितनी है? 32-14 किलोमीटर। ठीक है भाई? तो भारत की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 32-14 किलोमीटर और भारत की पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, है 29-33 किलोमीटर। कितनी है? 29-33 किलोमीटर। ठीक है? तो लिख दीजिए बेटा आंसर, उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई। ठीक है? और ऐसे ही नीचे लिख देना, पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई बराबर। ठीक है? तो देखना बेटा यहाँ तो आ जाएगा आपका 32-14 किलोमीटर,
उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, और पूरब से पश्चिम की ओर भारत जो है 2933 यानी कि 2933 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ठीक है बेटा, यहाँ तक का होमवर्क अपने नोटबुक में सभी प्यारे बच्चे जो हैं पूरा कर लें। ठीक है, आज की क्लास बेटा अपन यहीं ऑफ करते हैं। नेक्स्ट समझ में आ गया, खंड ब में जो अपना पहला चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया है, इसके लिए अगला नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आते हैं आपके बीच में ना बेटा, एक नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ होमवर्क अपना पूरा करते हुए चलें। समझ में आ गया, ताकि जब भी आप क्लास में यहाँ पढ़ने आएँ, ऑफलाइन स्कूल जब आपके चल जाएँ, समझ में आ गया, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जिस डेट से स्कूल खोलने हैं वहाँ से अगर स्कूल खुल जाते हैं तो हमें वीडियो में जो भी हमने होमवर्क कर रखा है वहाँ से आगे चलेंगे अपन। समझ में आ गया, ठीक है बेटा, ओके बेटा।